क्या हुआ ननद जी, तुम मंदिर के बाहर ही क्यों रुक गई? चलो हमारे साथ मंदिर में। भाभी, आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं नास्तिक हूँ, आप जानती हैं, तो मैं क्यों जाऊंगी मंदिर। मैं आप लोगों के साथ आ गई, वही बड़ी बात है। यार ये व्हाइट सॉस पास्ता क्या है? तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। मैं भी किस बेवकूफ लड़की को समझा रही हूँ। अच्छा चल यहाँ से। कॉलेज में एनुअल फंक्शन की तैयारियाँ चल रही है, चल ना देखने चलते हैं। अच्छा चलत हैं। हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ज्योति अपने पति के मरने के बाद अपनी सास माला के साथ, अपनी ननद नैना और नंदोई समीर के साथ उनके घर में रहती थी। ज्योति की ननद बहुत अमीर थी। जहाँ एक तरफ ज्योति पूजा पाठ करने वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद नास्तिक थी, जिसका पूजा पाठ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक दिन सुबह के समय ज्योति मंदिर में पूजा कर रही होती है। उसकी घंटियों की आवाज सुनकर नैना अपने कमरे से नीचे आती है और ज्योति से कहती है, भाभी, आपको पूजा पाठ करने के सिवा और कोई काम नहीं रहता है क्या? ये सुबह सुबह सर पर घंटी बजाए जा रही हैं। आपको समझ में नहीं आता ये मेरे सोने का समय है? मैं जानती हूँ ननद जी कि ये तुम्हारे सोने का समय है, लेकिन आज गुरुवार है और आज के दिन जल्दी पूजा करनी चाहिए, इसीलिए मैं पूजा कर रही थी। लोग कहते हैं इस दिन जल्दी उठकर पूजा पाठ करने से घर में बरकत होती है और सुख समृद्धि आती है। ये सब कहने वाली बातें हैं और कुछ नहीं। और आप तो जानती है ना कि मुझे इन सब में जरा सा भी विश्वास नहीं है। आजकल लोगों ने पूजा पाठ को भी अपना बिजनेस बनाया हुआ है। इतना रुपया चढ़ाओ तो ये मनोकामना पूरी होगी, और ये कर दो तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन ननद जी, कुछ लोगों के गलत विचारों के कारण हम भगवान से अपनी आस्था को तो नहीं हटा सकते ना। उनके बिना ये संसार ही नहीं चलेगा। उनकी कृपा से देखो, तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। क्या भाभी, आज मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे और मेरे पति की मेहनत की वजह से है। हम भगवान की भक्ति से अमीर नहीं है, बल्कि मेहनत से अमीर है। और अब आप ये आस्तिक और नास्तिक का ज्ञान देना बंद कीजिए और मुझे सोने दीजिए। आपको जो करना है शांति से करिए। नैना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ज्योति फिर से अपनी पूजा में लग जाती है। नैना और ज्योति की सारी बातें अपने कमरे से बाहर खड़ी माला सुन रही होती है, जो पूजा खत्म होने के बाद उसके पास आती है और कहती है, बहू, जब तू जानती है कि तेरी ननद के सर पर अपने पैसे का घमंड चढ़ा हुआ है और वो एक नास्तिक है, तो तू क्यों ऐसा काम करती है कि छोटी होकर वो तुझे सुना कर चली जाए? क्या जरूरत है तुझे उसे भगवान में आस्था के बारे में समझाने की? माँ जी, मुझे ननद जी की बातों का कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो नादान है। लेकिन एक दिन उनको अपनी गलती का एहसास होगा। वो अपने इस नास्तिक के पोशाक को उतार फेंकेंगी। लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि वो तुझे कुछ बोले। अगर तू कहेगी तो हम अपने घर वापस चले जाएंगे। हम तो यहाँ सिर्फ दामाद जी की इच्छा के कारण रुके हुए हैं। माँ जी, आप ऐसा कुछ मत सोचिए। मुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं है और न ही मुझे ननद जी की बातों से कोई परेशानी है। आप चलिए अपने कमरे में आराम करिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ज्योति के कहने पर कामिनी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक दिन ज्योति रसोई में खाना बना रही होती है। तभी पड़ोस की औरत उसके घर आती है और उनमें से एक पड़ोसन ज्योति से कहती है, ज्योति बहू, आज हम गली में माता रानी का एक छोटा सा जगराता करवा रहे हैं। तुम्हारे घर से कितना चंदा जाएगा जगराते के लिए, बता दो। आंटी जी, जितना आपको ठीक लगे आप उतने की पर्ची काट दीजिए। अब माता रानी के जगराते में हम जितना दे सकते हैं वो भी कम है, इसलिए आप अपने हिसाब से पर्ची काट दीजिए। मेरी अमीर ननद के पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दिल तो तेरे जैसा होना चाहिए बहू, एक बार भी मना नहीं किया। तो ठीक है, मैं तेरे घर से 5,000 की पर्ची काटती हूँ माता रानी के जगराते के लिए। नैना की पड़ोसन इतना कहकर जैसे ही माता के जगराते की पर्ची काटने चलती है, तभी नैना वहाँ आती है और ज्योति से कहती है, भाभी, आपका दिमाग तो ठीक है। आप ये बेकार के कामों के लिए मेरे घर के पैसे पानी की तरह बहा रही हैं। खुद कमाने नहीं पड़ते हैं ना, इसलिए फ्री का मिल रहा है, जितना मर्जी दे दो। कौन सा अपने जेब से जा रहा है? ननद जी, इतनी भी नास्तिक होना अच्छी बात नहीं है। मैं बेकार काम के लिए पैसे नहीं दे रही हूँ, बल्कि माता रानी के जगराते के लिए दे रही हूँ। जिस चीज में मुझे विश्वास ही नहीं है, मैं उसमें अपने पैसे क्यों बर्बाद करूँ? ज्योति बहू, तेरी ये अमीर नास्तिक ननद तो बहुत घमंडी है। जहाँ भगवान में आस्था ही ना हो, वहाँ से हम भगवान के कामों के लिए कुछ नहीं ले सकते। रख तू अपने पैसे अपने पास।
पड़ोसन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन उसका पति समीर नैना को अपनी दोस्तों को क्लब पार्टी में ले जाने के लिए पैसे देते हुए देखता है। तभी वो कहता है, ये क्या है नैना, उस दिन तुमसे माता के जगराते के लिए पैसे निकले नहीं, लेकिन आज पार्टी के लिए पैसे देने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने उस दिन तुम लोगों की सारी बातें सुन ली थी। हाँ है मुझे प्रॉब्लम, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। तुम्हें नास्तिक रहना है तो रहो, पूजा पाठ नहीं करनी है तो मत करो, लेकिन भगवान में किसी की आस्था का मजाक मत उड़ाओ, समझी? वरना याद रखना कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। समीर इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। समय बीतता है। तभी एक दिन नैना अपने भाई के जन्मदिन पर अपने सभी घर वालों के साथ मंदिर में गरीबों को खाना खिलाने के लिए जाती है और मंदिर के बाहर ही खड़ी हो जाती है। तभी ज्योति कहती है, क्या हुआ नैना जी, तुम मंदिर के बाहर ही क्यों रुक गई? चलो हमारे साथ मंदिर में। भाभी आपको समझ में क्यों नहीं आता कि मैं भगवान में विश्वास नहीं रखती हूँ? मैं नास्तिक हूँ, आप जानती हैं, तो मैं क्यों जाऊंगी मंदिर? मैं आप लोगों के साथ आ गई, वही बड़ी बात है। मैं सामने चाय की शॉप पर जा रही हूँ, आप लोग मंदिर से हो आइए। बहू तू चल, इसे कुछ भी समझाने का कोई फायदा नहीं है, रहने दे इसे यहीं। भगवान दिल से की हुई पूजा को स्वीकार करते हैं, जबरदस्ती की हुई पूजा नहीं। हाँ भाभी जी, माँ ठीक कह रही है, अब हम लोग चलते हैं वरना भीड़ हो जाएगी। हाँ हाँ जाइए जाइए, फ्री का मिल रहा है, वेस्ट करिए खाना भी और पैसे भी। भाई के जन्मदिन पर जितना पैसा आप लोग गरीब को खाना खिलाने में लगा रहे हैं, अगर उतना पैसा आप देकर कहीं अच्छी जगह पार्टी रख देते तो एक नाम भी हो जाता और भैया की आत्मा को शांति भी मिलती। मेरे बेटे की आत्मा को शांति तेरी पार्टी से नहीं मिलेगी, बल्कि गरीबों को खाना खिलाने और पूजा से ही मिलेगी, क्योंकि तू नास्तिक है। मेरा बेटा नास्तिक नहीं था। चलो सब। माला इतना कहकर अपनी बहू और दामाद को लेकर मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है। जहाँ एक तरफ उसके घर वाले मंदिर में पूजा करके गरीबों को खाना खिला रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ नैना चाय की स्टॉल पर बैठी फोन पर बातें करते हुए चाय पी रही थी। तभी एक ट्रक उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है। ये देखकर नैना बहुत डर जाती है। साथ ही माता की मूर्ति ला रही टोली के लोग भी घबरा जाते हैं और मूर्ति को बीच सड़क पर छोड़कर इधर उधर हो जाते हैं और वो ट्रक मूर्ति से टकराकर दूसरी तरफ घूम जाता है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे नैना की जान बच जाती है। तभी एक औरत उससे कहती है, बहुत किस्मत वाली है बेटी, आज माता रानी ने साक्षात सामने आकर तेरी जान बचाई है, वरना आज ना जाने कितनी बड़ी अनहोनी हो जाती। लेकिन लोग सच ही कहते हैं, उसके दरबार में कुछ गलत और अनहोनी कभी हो ही नहीं सकती है। उस औरत की बातें और अपने साथ हुए इतने बड़े हादसे से बचने के बाद नैना के होश उड़ ही जाते हैं, जैसे मानो किसी ने उसे सपने से जगाकर सच से रूबरू करवा दिया हो। उसे अपने सभी घर वालों की बातें याद आती हैं। तभी वो भागते हुए मंदिर के अंदर जाती है और माता रानी के सामने हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में मैंने आपका बहुत अपमान किया, लेकिन आपने कभी मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। आज आपने साबित कर दिया कि आप हमेशा सभी के साथ रहती है, कोई आप में विश्वास रखे तो भी, ना रखे तो भी। क्या हुआ नैना जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप इतनी घबराई हुई क्यों दिखाई दे रही हैं? ठीक है आप? ज्योति के पूछने पर नैना उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में सारी बातें बताती है और अपने सभी घर वालों के सामने अपनी गलती मानते हुए उनसे हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। साथ ही अपने नास्तिक पने को छोड़कर भगवान में आस्था रखना शुरू कर देती है। इस तरह से ज्योति की अमीर नास्तिक ननद आस्तिक बन जाती है। नंदिनी अपनी माँ कमला के साथ शहर में रहा करती थी। नंदिनी की फेवरेट डिश पास्ता थी, बस इसलिए वो कहीं भी जाती तो पास्ता जरूर खाती। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपनी सहेली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में जाती है और मेन्यू लेकर अपनी सहेली से कहती है, नेहा बता तू क्या खाएगी? यार कुछ भी चलेगा, देख ले जो तुझे सही लगे। देख नेहा, मुझे तो पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैं पास्ता ही मंगवा रही हूँ। तो तुझे पास्ता खाना है तो तू भी पास्ता खा लेना, और अगर नहीं तो अपने हिसाब से ऑर्डर कर दे। वेल आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी व्हाइट सॉस पास्ता ही मंगवाती हूँ। वेटर वेटर। जी मैडम, आपका क्या ऑर्डर है? एक व्हाइट सॉस पास्ता कर दीजिए और एक नॉर्मल पास्ता। जी मैडम। वेटर ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है।
तो वहीं नंदिनी नेहा से कहती है, ये भी एक मामूली पास्ता के जैसे होता है, पर जैसे नॉर्मल पास्ता में रेड सॉस और बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, वैसे ही इसमें व्हाइट सॉस डालती हैं। टेस्टी लगता भी है या नहीं? अब इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ नंदू, क्योंकि सभी का टेस्ट अलग होता है। जैसे तुझे नॉर्मल पास्ता पसंद है, वैसे मुझे व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वेटर उन दोनों का ऑर्डर उनको दे जाता है। व्हाइट सॉस पास्ता देखकर नंदिनी का मुंह बन जाता है और उस पास्ता को देखकर नंदिनी नेहा से कहती है, नेहा, ये देखने में कितना अजीब लग रहा है। मतलब बुरा मत मानना, पर मुझे देखने में ये पास्ता बहुत अजीब लग रहा है। पता नहीं खाने में कैसा होगा। मैं लिख कर दे रही हूँ नंदिनी, अगर एक बार तो इस पास्ते को खाएगी ना, तो तू भी मेरी ही तरह व्हाइट सॉस पास्ता की लवर हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं ये पास्ता जरूर खाना चाहूंगी। अब क्या था, नंदिनी अपनी पास्ता को छोड़कर नेहा के पास्ता को टेस्ट करती है। अब जैसे ही नंदिनी व्हाइट सॉस पास्ता खाती है, वैसे ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो खाते हुए कहती है, यार सच में ये पास्ता तो बहुत टेस्टी है। मुझे ये टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है सारा खा जाऊं। हाँ तो तू खा लेना, मैं एक प्लेट और मंगवा लेती हूँ। नंदिनी अब नेहा की पास्ता वाली प्लेट पूरी खाली कर देती है और थोड़ी देर बाद अब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। यूं ही समय बीतता है और समय के साथ नंदिनी व्हाइट सॉस पास्ता खूब खाने लगती है। पर इस बात से अनजान नंदिनी की माँ कमला कि उसकी बेटी बाहर जाकर व्हाइट सॉस पास्ता खाती है। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए पास्ता बनाती है और जब नंदिनी अपने घर आती है, तब कमला अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी देख, आज मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। क्या बना है माँ? गैस कर क्या होगा। पास्ता? हाय मेरी बेटी कितनी समझदार है। आ चल बैठ, मैं तेरे लिए पास्ता परोस दूं। अरे यार, अब क्या करूँ? मैं तो अभी ही बाहर से व्हाइट सॉस पास्ता खाकर आई हूँ। अब मैं माँ को कैसे मना करूँ? मैं माँ को मना भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने माँ को मना कर दिया तो माँ को बुरा लग जाएगा। आखिर माँ ने मेरे लिए इतने प्यार से पास्ता जो बनाया है। क्या हुआ नंदिनी, किस सोच में डूब गई? तुझे पास्ता नहीं खाना है क्या? कैसी बातें कर रही हो माँ आप ये कैसे भूल रही हो कि मैं पास्ता लवर हूँ? भला मैं पास्ता कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ मैं भूल गई थी। अब आजा और पास्ता खा ले। हाँ माँ, वैसे भी आज मैं बहुत लेट आई हूँ घर। आपको पता है कल ऑफिस में एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई ना, तो सच में माँ हमारी कंपनी को ऊंचाइयाँ छूने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ वो सब ठीक है, पर अभी तो तू खा ले। अच्छा ठीक है माँ, पर हाँ कल आप मुझे जल्दी उठा देना क्योंकि कल ऑफिस जल्दी जाना है। कमला और नंदिनी आपस में बातें करते हुए पास्ता खाते हैं और कुछ ही देर में नंदिनी पास्ता खाकर सो जाती है। रात ज्यादा हो रही थी, तभी अचानक नंदिनी के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है और दर्द की वजह से वो उठ जाती है। उफ, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही पास्ता खा लिया, बस इसलिए दर्द हो रहा है। पर अब क्या करूं? इस दर्द की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? माँ को भी नहीं उठा सकती। क्या करूं? नंदिनी कुछ सोच। नंदिनी खुद से बात कर ही रही होती है, तभी उसे उल्टियां भी आने लगती हैं। कुछ देर बाद नंदिनी पानी पीती है और लंबी लंबी सांसें भरती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है और ये देखकर नंदिनी खुद से कहती है, लगता है मैंने आज सिवाय पास्ते की कुछ नहीं खाया है ना, तो इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। पर अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, सुबह मीटिंग में भी जाना है। खुद से बात करने के बाद नंदिनी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अब जब सुबह होती है, तब नंदिनी जल्दी से उठकर ऑफिस चली जाती है। आज नंदिनी ने कुछ नहीं खाया था, बस इसलिए उसे भूख लग रही थी। नंदिनी सुबह सुबह व्हाइट सॉस पास्ता मंगवाती है और उसे खाना शुरू कर देती है। वो पास्ता खा ही रही होती है कि तभी नेहा उसके पास आती है और उसे व्हाइट सॉस पास्ता खाते हुए देखकर कहती है, यार नंदिनी तो सुबह सुबह व्हाइट सॉस पास्ता खाने लगी। यार पता भी है, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग कब तक चलेगी कब तक नहीं कुछ नहीं पता, तो बस इसलिए सोचा कि क्यों ना कुछ खा लूं। वो सब तो ठीक है, पर सुबह सुबह पास्ता कौन खाता है यार? यार बस भी करना।
वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी नंदिनी के पास उसकी बॉस आ जाती है और उससे कहती है, नंदिनी 5 मिनट में मीटिंग के लिए मेरे कैबिन में आ जाओ क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं। ओके मैडम। नंदिनी की बॉस वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब नंदिनी भी जल्दी से अपना पास्ता खत्म कर पानी पीकर जब उठती है तब उसे अचानक ही चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने की वजह से वो थोड़ी देर और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। उसको इतना कमजोर देखकर नेहा उससे कहती है, नंदिनी आर यू ओके? अगर तू ठीक नहीं है तो मुझे बता दे, मैं मैडम से बात कर लूंगी। मैं ठीक हूँ नेहा, बस पता नहीं थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, साथ ही कमजोरी भी हो रही है और कमजोरी के साथ साथ पेट में भी दर्द हो रहा है। देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कहती हूँ मैं तेरी जगह मीटिंग में चली जाती हूँ और तेरी प्रेजेंटेशन मैं ही दे देती हूँ। नहीं यार, मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नंदिनी नेहा की बात नहीं मानती और वो मीटिंग में चली जाती है। शुरुआत के कुछ घंटे तो नंदिनी मीटिंग काफी अच्छे से अटेंड कर रही होती है। सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से दे रहे थे। अब नंदिनी की बारी थी। नंदिनी भी अपनी प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से देती है, पर जब नंदिनी अपनी प्रेजेंटेशन की एंडिंग कर रही होती है तभी उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसको इस तरह से बेहोश देखकर सभी ऑफिस वाले डर जाते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब थोड़ी देर बाद नंदिनी अपनी आंखें खोलती है, तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और खुद के सामने अपनी माँ और सहेली को देखकर वो उनसे कहती है, माँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरी मीटिंग उसका क्या हुआ? अब मेरा मुंह मत खुलवा तू, तेरी जो हालत है उनकी जिम्मेदार तो खुद है। आंटी जी आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, मैं इसको समझा देती हूँ। नंदिनी तू व्हाइट सॉस पास्ता बहुत खाती थी और व्हाइट सॉस पास्ता खाने की वजह से ही तेरा ये हाल हुआ है, क्योंकि तेरे पेट में मैदा जम गया है जिस वजह से तू आज एडमिट है। ओह शिट यार। अच्छा नेहा, मेरी प्रेजेंटेशन? तुझे ऑफिस से निकालने की बात हो रही थी पर मैंने सब संभाल लिया है, जिस वजह से उन्होंने तुझे 1 मंथ लीव पर भेज दिया है। खैर मैं भी चलती हूँ, शाम को दोबारा आऊंगी। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अपने पास्ता खाने की वजह से उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, ये देखकर नंदिनी को बहुत पछतावा होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, मैम सॉरी, मैंने छुप छुप कर व्हाइट सॉस पास्ता खाया है। छुप कर खाने का क्या नतीजा निकला आज मैं भुगत रही हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी भी व्हाइट सॉस पास्ता नहीं खाऊंगी। बस आप मुझसे गुस्सा मत होइए माँ प्लीज। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला अब नंदिनी को गले लगा लेती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ अब नंदिनी बहुत जल्द ठीक भी हो जाती है, जिसके बाद अब नंदिनी ना तो नॉर्मल पास्ता खाती और ना ही व्हाइट सॉस पास्ता। रिंकी जो कि बिहार की रहने वाली थी, उसको पवन सिंह के गानों का क्रेज बहुत था। परिवार के साथ दिल्ली शिफ्ट होने के बाद भी रिंकी के ऊपर से पवन सिंह के गानों का नशा कम नहीं हुआ। वो जहां उसके गाने सुनती, अपनी लाज शर्म को छोड़कर नाचना शुरू कर देती। तो उसका पवन सिंह के लिए ये पागलपन उसको आबाद करेगा या बर्बाद कर देगा, ये तो कहानी देखने पर ही पता चलेगा ना दोस्तों। रिंकी जो कि बिहार की रहने वाली थी, लेकिन कुछ समय पहले ही अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर रहने लगी थी। रिंकी को भोजपुरी गानों का बहुत शौक था। उसमें उसका सबसे पसंदीदा गायक था पवन सिंह। रोज सुबह रिंकी पवन के गाने जोर जोर से चलाकर नाचने लगती अपने कमरे के अंदर। ऐसे ही आज सुबह भी हुआ। रिंकी अपने कमरे में गाना गाते हुए नाच रही थी। ओ लगावेलु जब लिपस्टिक हिलेला डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलु कमरिया कमरिया तोरे लाप लाली पॉप लागेलु। रिंकी के कमरे से इतनी जोर जोर के गाने की आवाज को देखकर रिंकी की माँ सरिता गुस्से में डंडा लेकर उसके कमरे में जाती है और स्पीकर का प्लग ऑफ करते हुए बोलती है, तोहरे आज गोड़वा तोड़ने के पड़ी। रोज रोज कुत्ता के माफिक तेरा ही बुफर जोर जोर से भौंकन लगत है।
आज इको और तुमरे को हम तोड़ दे। कहा अम्मा, अब हमरे को नाचे भी नहीं दोगी का? कोनो डांस बार में थोड़ी नाच रहे हैं, हम अपना कमरा में नाचत हैं। आजा, हम तोहरे को डांस बार में नचावत है। तोहरी इस जुबान पर ना आज हम मिर्ची डाल के फूक देवे। सरिता डंडा लेकर रिंकी को मारने जाती है, लेकिन रिंकी अपनी अम्मा को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है और सीधा हॉल में पड़ा अपना बैग उठाती है और कॉलेज निकल जाती है, जहाँ पहुंचकर रिंकी को उसकी दोस्त कीर्ति मिलती है, जो हाफती हुई रिंकी को देखकर कहती है, क्या हुआ रिंकी, इतने हाफते हुए क्यों आ रही है? कोई कुत्ता पड़ गया क्या पीछे? नहीं, हमारी अम्मा जो है ना अपनी समधी बनाने खातिर निकली है, तो उन्हीं से बचकर आ रहे हैं। यार तू अब दिल्ली में है, कम से कम अपनी भोजपुरी भाषा को हिंदी में कर ले। सबके सामने मजाक बनता है, ऊपर से गानों में भी तेरी चॉइस पवन सिंह की है। हाँ तो अरे हम बिहार से हैं, हमों को कोनो दिक्कत नहीं है चिल्ला चिल्ला के ई बताने में कि हमरे को पवन सिंह पसंद है। उनका गाना बस हमरे कान में पड़ना चाहिए, फिर देखो भीड़ में हम भी बेशरम होकर नाचन लगी। रिंकी कीर्ति के साथ कॉलेज के डांस रूम में जाती है, जहाँ पर पवन सिंह का गाना हरी हरी ओढ़नी चल रहा था, जिसको सुनकर रिंकी बस अपना सूद बूद खो बैठती है और सभी के बीच में जाकर गाना गाते हुए नाचने लगती है। हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कबना बगिया ए गोरी, हरी हरी ओढ़नी तो हर छूटल कबना बगिया ए गोरी। ये क्या कर रही है? अरे रिंकी पागल हो गई है क्या? क्यों अपना मजाक बनवा रही है? चल यहाँ से। काहे जाए, हमरे को हरी हरी ओढ़नी पर नाचना है। रिंकी पागलों की तरह जोर जोर से गाना गाते हुए नाचने लगी थी कि तभी वहाँ एनुअल फंक्शन की इंचार्ज टीचर सोनिया आती है और चिल्लाते हुए बोलती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? सोनिया के आते ही गाना बजना बंद हो जाता है और रिंकी भी नाचना छोड़कर टीचर के सामने कहती है, मैडम जी हमारी गलती थी। उ कहा है ना हम पवन सिंह के फैन हैं, उके गाने जहाँ सुनत है वहाँ हमारा नाच मतलब के डांस निकल जात है। ई करके हम इधर नाचने लगे, माफ कर दे हमका। तुमने जो भी बोला मेरे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन हाँ तुमको भोजपुरी आती है और भोजपुरी गाने पर नाचना भी पसंद है, तो एनुअल फंक्शन पर हमें स्पेशल परफॉर्मेंस चाहिए। हमारे इस बार के गेस्ट एक भोजपुरी गायक ही है। सच में मैडम जी, ऐसा है तो देखना हम कैसा स्टेज फायर परफॉर्मेंस देते हैं और गाना का हम अपनी पसंद का चुन सकत हैं। हाँ जरूर, मैं तुम्हारा नाम लिखवा देती हूँ। क्या नाम है? हमारा नाम रिंकी है। सोनिया रिंकी का नाम एनुअल फंक्शन के लिए लिखकर वहाँ से निकल जाती है और रिंकी तो खुशी खुशी शाम को घर आती है और अपनी माँ को ये बात बताती है, जिसको सुनकर सरिता बोलती है, हाँ लगाइयो ठुमकन लोगन के सामने। तुम्हारे दिमाग में वैसे भी पवन सिंह बसा हुआ है, उके ही गानों पर मटकोगी। अम्मा बिहारी होकर काहे पवन सिंह से नफरत करत हो, उके गाने हर जगह फेमस हैं। अब हटो, हमके कमरे में जाके अपना डांस के प्रैक्टिस चालू करेगा है। रिंकी अब उस दिन के बाद से शुरू हो जाती है, रोज अपने कमरे में जाकर तेज तेज आवाज में पवन सिंह के गाने चलाकर पूरा ठुमका मारते हुए कमर लचकाते हुए नाचने में लग जाती है। कुछ ही दिनों में एनुअल फंक्शन का दिन आता है। कॉलेज के हॉल में सभी लोगों की परफॉर्मेंस हो चुकी थी, अब बची थी सिर्फ रिंकी और फंक्शन के गेस्ट भी लेट आते हैं, इसीलिए रिंकी की आखिरी परफॉर्मेंस रखी जाती है। अब गेस्ट आकर अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं। उसके बाद रिंकी की परफॉर्मेंस होती है। पवन सिंह का नया गाना गाते हुए वो नाचती है। छलकता हमरो जवनी आए राजा, छलकता हमरो जवनी आए राजा, जैसे के बलटी के पनिया हो कुछ बोली। रिंकी सच में एकदम स्टेज पार परफॉर्मेंस देती है। हॉल में बैठे सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर फंक्शन में आए गेस्ट, जो कि कोई और नहीं बल्कि पवन सिंह थे, वो भी स्टेज पर जाकर नाचते हुए गाते हैं। ओ रानी हम हो भर लोड बानी हो अवधाली। हे भगवान, पवन सिंह जी आप हमरे सामने, हमरे तो भाग ही खुल गए। अरे आपने तो बहुत ही अच्छा डांस किया हमरे गाने पर, सच में मजा आ गया। हमरे मनपसंद गायक को हमरा डांस पसंद आया, इससे ज्यादा खुशी की बात तो हमरे लिए कोई हो ही नहीं सकती।
आपकी तो भोजपुरी भी बहुत ही अच्छी है। पक्का बिहार से हो? सही पकड़े हैं, हम रिंकी फ्रॉम भागलपुर। रिंकी और पवन सिंह की बातों के बीच में स्टेज पर सोनिया आती है और गेस्ट से कहती है, पवन जी, आपको हमारे कॉलेज स्टूडेंट की ये परफॉर्मेंस पसंद आई? ये हमारे लिए खुशी की बात है। अब आप बाकी गेस्ट के साथ जाकर बैठ सकते हैं और रिंकी आप भी जाइए, बैक स्टेज आराम कीजिए। फंक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। इस साल का एनुअल फंक्शन इतना शानदार था कि अगले दिन अखबार में भी रिंकी की परफॉर्मेंस और कॉलेज का नाम छपता है। और ये दिखाते हुए रिंकी अपनी अम्मा से कहती है, देख रही हो अम्मा, हमरा पवन सिंह के लिए प्रेम एक दिन हमरे को उनके सामने नचवा ही दिया। पवन सिंह को हमरा डांस बहुते पसंद आया। हाँ, अब तुमरे इस फेमस होने के कारण कोनो अच्छे घर का रिश्ता नहीं आएगा तोहरे लिए, समझी का? सभी को पता लग गया है कि हमारी बेटी ऐसे भोजपुरी गानों पर सबके सामने मटकती है। अम्मा, जब आप खुद ही अपनी भाषा से नफरत करोगी तो कोई कैसे सम्मान देगा? और हम बिहार से हैं, दिल्ली आए हैं, तो क्या अपनी भाषा को पीछे छोड़ दें? दुनिया भोजपुरी गानों की दीवानी है और तुम हो के हमरे को बात ही नहीं करनी तुमरे से। रिंकी की फोटो अखबार में छपी थी, जिसके कारण कुछ समय बाद बिहार से एक बहुत बड़े घर का रिश्ता रिंकी के लिए आता है। और एक दिन लड़का मोहन अपने परिवार के साथ रिंकी को देखने आता है, जहाँ लड़के का बाप किशोर सरिता से कहता है, अरे बहन जी, बिटिया की तारीफ तो पूरे बिहार में बहुत होती है। और आप जानती हैं कि हमको यहाँ पे कौन भेजा है ये रिश्ते की बात करने को? किसने भाई साहब? अरे किसी और ने नहीं, बल्कि पवन सिंह ने भेजा है हमको। हमारे अच्छे संबंध है ना उनसे, तो हमने अपने बिटवा के लिए एक लड़की देखने को कहा था उनसे। तो उन्होंने बताया कि वो दिल्ली में रिंकी से मिले थे उसके कॉलेज में। अच्छी लड़की है। देखा अम्मा, जिनके हम फैन है ना, उसके ही जैसन जीवन साथी ढूंढा। अब तो मानती हो ना आप कि पवन सिंह के लिए हमारा पागलपन गलत नहीं है। हाँ, समझ गई बिटिया। और अब हमरे को अब कोनो दिक्कत नहीं है। अब तो तोहरी शादी हो जाएगी, तो जरा अपने ससुराल का मान रखियो बस। जरूर अम्मा। हाँ तो बहन जी, अब तो रिश्ता पक्का करिए, हम तो आज शगुन लेकर आए हैं। नेक काम में कोनो देरी कैसी भाई साहब? सरिता और किशोर मिलकर मोहन और रिंकी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और 1 महीने बाद रिंकी संग मोहन की शादी में पवन सिंह खुद भी आते हैं और गाना गाते हुए माहौल बना देते हैं, जहां रिंकी भी खुल के अपने पति मोहन के साथ नाचती है। अनीता शाम को उदासी भरा चेहरा लेकर कॉलेज से घर आती है तो देखती है कि उसके पापा अपने दोस्तों के साथ मिलकर घर में ही ड्रिंक कर रहे होते हैं। अनीता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद अनीता की माँ कुसुम कुछ शराब की बोतलें लिए उसके कमरे में आती है और उसके बेड के नीचे छुपाते हुए कहती है, इन बोतलों का पता अपने पापा को मत लगने दियो, वरना 2 मिनट में सारी बोतलें खाली कर देंगे। तो आप इन्हें यहाँ क्यों रख रही हो? कहीं तो छुपानी पड़ेगी ना। वो बोल ही रही होती है कि तभी नशे में झूमते हुए उसके पापा राकेश कमरे में आते हैं और गाते हुए कहते हैं, 2 घुट पिला दे साथिया, बाकी मेरे पे छोड़ दे। कुसुम, ओ कुसुम। आ गए यहाँ तुम झूमते हुए। अरे आप इतना क्यों चढ़ा लेते हैं कि होश में ही नहीं रहा जाता है। अरे तुम्हें क्या पता, आज मेरा एक दोस्त ऑफिस से रिटायर हो गया है। उसके जाने का बहुत दुख हुआ है हम दोस्तों को। हाँ तो क्या, अब पीकर दुख कम हो गया क्या? दुख नहीं भाग्यवान, दिल का दर्द चला गया। तुम तो जानती हो ना, हर दर्द की एक ही दवा है, पीना और पिलाना। इतना कहकर वो बेड पर गिरने ही वाला होता है कि कुसुम उसे संभालते हुए कहती है, हाय दैया, ये आदमी पगला गया है। अनीता तू खाना खा ले, मैं इनको कमरे में पहुंचा कर आती हूँ। हर दर्द की एक ही दवा है, पीना और पिलाना। राकेश नशे में ये बोलता रहता है तो वहीं कुसुम उसे सहारा देते हुए वहाँ से लेकर चली जाती है। बेचारी उदास अनीता बेड के नीचे से उस बोतल को निकालती है और कहती है, ये क्या सारे दर्द की दवा है? क्या मैं भी इसे पीकर देखूं? वैसे ही उस अंजन के बच्चे ने मेरा दिल चकनाचूर करके रख दिया है। तभी वो दबे पांव रसोई में जाकर एक ग्लास ले आती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर ड्रिंक करने लगती है। एक घूंट पीते ही वो मुंह से पिचकारी निकालते हुए कहती है, कितनी कड़वी है। हर दर्द की तो नहीं पता, लेकिन इसकी कड़वाहट बता रही है। ये दवा जरूर है। याक, अब ये ग्लास वाली तो खत्म कर ही लेती हूँ। इतना कहकर वो पूरा ग्लास एक बार में पीकर खत्म कर जाती है और कुछ देर बाद
उस एक गिलास शराब का असर उस पर होने लगता है और वो गोल गोल अपना सर घुमाने लगती है। तभी उसकी सहेली कंचन का फोन आता है तो वो कॉल रिसीव करके नशे में कहती है, बोल रही चिमकांडी। कौन चिमकांडी? कैसी बात कर रही है तू? भांग वांग खा ली क्या तूने? चल चुड़ा, मैं क्यों खाऊंगी? मैंने तो दवा पिया है, कड़वी दवाई। दवा? कैसी दवा? वही जो हर दर्द की दवा है। ये कहते कहते उसे कब नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। उधर फोन पर कंचन बोलती ही रह जाती है। सुबह जब अनीता की आँख खुलती है तो कोई उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजा रहा होता है। वो अपना सर पकड़ते हुए उठती है और खुद के गालों पर एक दो चाटे मारते हुए कहती है, क्या हो गया है मुझे? कहीं दरवाजे पर माँ तो नहीं है? ये सब हटाना पड़ेगा। तभी वो ग्लास और बोतल को वापस बेड के नीचे खिसका देती है और आंखें मलते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ उसकी सहेली कंचन खड़ी होती है। तभी कंचन उसे जोर से मारते हुए कहती है, सो रही थी या हमेशा के लिए सो गई थी? आधे घंटे से दरवाजा पीट रही हूँ। धीरे बोल, माँ सुन लेगी। नहीं सुनेगी। क्यों? तुझे क्या मेरी माँ बहरी लगती है? नहीं आंटी अभी मंदिर गई है। एक मिनट, ये बेकार सी स्मेल क्यों आ रही है? तूने पी है? नहीं, तू तो पहले अंदर आ। इतना कहकर अनीता कंचन को अपने कमरे में खींचकर दरवाजा बंद कर देती है और उसे कल रात के बारे में बता देती है। तो कंचन कहती है, दवा के नाम पर तूने दारू पी ली? हाँ तो मैं क्या करती? मैं बहुत उदास थी। चलना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस तुम माँ के सामने अपना मुंह मत खोल दियो। समय बीतता है और इसी तरह एक दिन किसी से झगड़ा हो जाने पर वो पीकर फिर झूमते हुए घर आती है तो उसकी माँ परेशान होकर कहती है, हाय दैया, तू भी अपने बाप की तरह बेवड़ी हो गई क्या? क्यों दारू पी तूने? दारू नहीं माँ, हर दर्द की दवा पी है मैंने। अच्छा, ऐसा कौन सा दर्द मिल गया तुझे जो ये दवा पीकर झूमती हुई चली आई? हाँ, वो माँ, वेबर बहुत बेकार गया, इसी बात के तो गम में पी ली। कभी दर्द कहती है तो कभी गम। ये दोनों बाप बेटी मिलकर मुझे पागल करके छोड़ेंगे। इस तरह छोटी बात हो जाने पर भी अनीता दवा के नाम पर दारू का नशा कर लिया करती। उसे जिम्मेदार और उसकी ये आदत छुड़वाने के लिए अनीता के परिवार वाले जल्द ही उसकी शादी अरविंद नाम के लड़के से करवा देते हैं। कुछ समय तक तो सब ठीक चलता है। एक रोज अनीता की सास निर्मला उसे आवाज लगाकर कहती है, बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, सुन तो सही। हाँ सासू माँ, कहिए। अरे हमरी गर्दन में बड़ा दर्द होवत है, 3-4 दिन हो गवा, लेकिन अब तक आराम नहीं। तनिक तेल गरम करके तो ला दे। अरे सासू माँ, ये दर्द किसी गरम ठंडे तेल से नहीं जाएगा, इसके लिए तो आप दवा ले लो। गर्दन दर्द के लिए कौन दवा आती है बहुरिया? अरे सासू माँ, मेरे पास एक बढ़िया दवा है। थोड़ी कड़वी है लेकिन अंदरूनी दर्द हो या बाहरी, सब में राहत पहुँचाती है। ऐसन कौन सी दवा है तेरे पास? रात को खाने के बाद छत पर आइएगा, बताती हूँ। इतना कहकर अनीता रसोई में वापस चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसकी कही कोई भी बात समझ नहीं पाती। लेकिन अपनी बहू के कहने पर वो रात को खाना खाने के बाद छत पर जाती है तो देखती है कि अनीता 2 पैक बनाए हाथ में लिए खड़ी होती है, जिसे देखकर निर्मला कहती है, दैया रे दैया, ई का है बहुरिया? हर दर्द की दवाई है सासू माँ, एक सांस में गटक जाओ। आय हाय हाय, अरे ये दवा ना दारू है पगलेट, दवा बोलकर पागल ना बना। अरे हम बड़ों के लिए तो यही दवा है, पीकर जब 1-2 बार आप अपनी गर्दन झटकाएंगी ना तो सब दर्द छू मंत्र हो जाएगा। अरे पर निर्मला के मना करने पर भी अनीता जबरदस्ती उसे पिला देती है, जिसके बाद दोनों सास बहू झूमती हुई नजर आती है। जैसे तैसे वो छत से नीचे आती हैं तो उनकी ऐसी हालत देखकर हैरान अरविंद कहता है, ये सब क्या हो रहा है? कहीं मैं किसी गलत घर में तो नहीं आ गया? आगवा मोरा बच्चा, देखना इतोहरी लुगाई हमको कौन दवाई पिला दी। हमको तो सब गोल गोल घूमता नजर आ रहा है। अरे उसे क्या ही बोलूं, वो तो खुद ही होश में नहीं है। तभी अरविंद जैसे तैसे दोनों सास बहू को हॉल में ही सुला देता है। सुबह निर्मला अपना सर पकड़कर उठती है और कहती है, अरे दादा, हमरा सर काहे भन्ना रहा है? ओ दवा चाहिए सासू माँ? दवा तो को हम देंगे नासपीटी।
चप्पल कहाँ है हमारी? हर दर्द की दवा बोलकर दारू पिलाई हमको। रुक तू। तभी अरविंद वहाँ आकर अपनी माँ को रोक लेता है, लेकिन निर्मला अनीता को बहुत सुनाती है। साथ ही उसके कमरे की तलाशी लेकर एक दो जो शराब की बोतल उसने छुपाई थी उन सभी को फेंकवा देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, तभी अचानक अरविंद की तबीयत खराब हो जाती है और उसकी खांसी जाने का नाम नहीं लेती। वो खाना खाते समय खांसने लगता है। तभी अनीता शराब की बोतल आगे करते हुए उससे कहती है, पी लीजिए। क्यों, इससे खांसी चली जाएगी? खांसी तो नहीं जाएगी, लेकिन इसको पीकर आपको खांसी है, आप ये बात थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। इससे अच्छा तो सिरप ना पी लो। और तुम कब सुधरोगी अनीता? किसी उल्लू के पट्टे ने तुम्हें कहा कि हर दर्द की दवा ये दारू होती है, तुम वही मानती हो। लेकिन इसे पीने से हम अपने दुख दर्द भूल जाते हैं, और जब मुझे कोई दुख होता है या फिर अकेला फील होता है तो मैं इसे ही पीकर अपना दुख भुला देती हूँ। अरे बहुरिया, ये कोनो हल नहीं है। हम हैं, तोहरा पति है, तोहरा दर्द बांटने के लिए। तो देख बहू, ऐसी दवा से जहर अच्छा, इसलिए हाथ जोड़ते हैं, अपनी आदत सुधार ले। अपनी सास और पति की बातें सुनकर अनीता को भी समझ आता है, जिसके बाद से वो खुद को सुधारने की कोशिश करती है। नेहा अपनी 5 ननद प्राची, छाया, दिया, अवनी और काया के साथ रहा करती थी। नेहा का पति कुणाल काम के सिलसिले में अक्सर शहर से बाहर रहा करता था, बस इसीलिए नेहा खुद जॉब करती थी। ऐसे ही एक सुबह नेहा अपनी 5 नंदों को आवाज लगाती है, प्राची, छाया, अवनी, दिया, काया, जल्दी आओ, ब्रेकफास्ट कर लो, नहीं तो ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। अपनी भाभी की आवाज सुनकर 5 बहनें एक साथ डाइनिंग टेबल पर आती हैं और अपनी भाभी से बोलती हैं, भाभी जल्दी ब्रेकफास्ट लगा दो, बहुत भूख लग रही है, ऑफिस जाने में भी लेट हो रहा है। हाँ हाँ लगा रही हूँ। अभी तक तो आपने सभी को जरा भी ध्यान नहीं था कि आपको ऑफिस भी जाना है। हाँ हाँ माफ भी कर दो, अब जल्दी से दो। भाभी मैं तो कहती हूँ इसको कुछ मत दो, एक दिन इसका काम सही से नहीं होगा ना, तब इसको पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत करती हो। छाया दीदी, आप भाभी को प्राची दी के बारे में सजेस्ट क्यों कर रही हो? खुद को तो देखो ना, आप खुद तो नहाई नहीं हो। अभी आपके पास बहस करने का समय है, पर जब ऑफिस जाओगी तब आपके भी नखरे 7वें आसमान पर होंगे। हाँ तो मेरा ऑफिस सुबह 10 बजे का है, और वैसे भी मैं अभी नहाऊं या ना नहाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब है? उसको मतलब नहीं है, वो बस तेरी गलती बता रही है। तो तू कुछ बोल ही मत ना, अपना ब्रेकफास्ट कर और जा यहाँ से। अरे लड़ क्यों रहे हो आप सब? ठीक है ना, आपका ऑफिस 10 बजे का है और दीदी का ऑफिस सुबह का है, तो इसमें दिक्कत ही क्या है? और अवनी दीदी, आप इन दोनों के बीच में कुछ ना ही बोलो तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। अब तू बीच में मत बोल। देख दिया, तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। उन चारों में लड़ाई होने लगती है, पर ये सब देखकर नेहा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी एक वर्किंग वुमेन थी और उसको लेट हो रहा था। बस इसीलिए वो अपनी नंदों पर चिल्लाते हुए कहती है, अरे बस भी करो तुम चारों। जिस तरह से तुम सभी को लेट हो रहा है ना, ठीक उसी तरह से मुझे भी लेट हो रहा है। इसलिए ब्रेकफास्ट करते समय लड़ाई बंद करो और चुपचाप खाना खाकर अपने अपने काम पर निकलो। हे भगवान, जब देखो तब बहस। भाभी अब तुम शुरू हो जाओ। भाभी मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही, मैं तो बस ये बोल रही थी कि सैंडविच पास करवा दो। देख काया, अभी तो कुछ ना ही बोले ना तो ज्यादा अच्छा होगा। तू जानती है ना कि सुबह हमारा बोलना सही नहीं है, और अगर हमने गलती से बोल भी दिया ना तो सब हम पर ही चढ़ जाएंगे। इसीलिए अभी हमारा चुप रहना ज्यादा बेटर होगा। अब क्या था, दिया की बात सुनकर काया शांत हो जाती है, जिसके बाद अब सभी शांति से बैठकर सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद छाया, प्राची और अवनी अपने अपने काम पर चली जाती हैं, तो वहीं दिया भी कॉलेज चली जाती है। घर में अब अगर कोई बचा था तो नेहा और काया। नेहा के ऑफिस का भी समय हो रहा था, जिसके बाद नेहा अपनी छोटी ननद को देखकर उससे कहती है, काया मैंने खाना बना दिया है, दिया जब भी आए तुम और दिया दोनों मिलकर दोपहर का खाना खा लेना, ठीक है? पर भाभी आप जल्दी आओगी ना, आपने प्रॉमिस किया था कि आज आप जल्दी आकर मेरे साथ समय बिताओगी। हाँ काया, मैं पूरी कोशिश करूंगी जल्दी आने की। इतना बोलकर नेहा काया के माथे को चूमती है और वहाँ से चली जाती है। नेहा ऑफिस के लिए निकल जाती है, तभी उसके पास कुणाल का कॉल आता है और उसे बोलता है, तो ननदों की भाभी हो गई आप फ्री? हाँ कुणाल, हो गई फ्री। खैर ये बताओ,
अब वापस कब आ रहे हो? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो नेहा, क्या बात है? कुणाल, हमारी प्राची अब बड़ी हो गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना अब हमें प्राची के हाथ पीले कर देने चाहिए। वैसे बोल तो तुम सही रही हो। अभी रुक जाओ, कुछ समय बाद आऊंगा, तब इस बारे में बात करते हैं। नेहा कुणाल से बात कर ही रही होती है कि तभी उसके फोन पर दिया का कॉल आता है और उसका फोन देखकर नेहा कुणाल से कहती है, कुणाल, दिया का फोन आ रहा है, तुम लाइन पर रहो। हाँ दिया, बताओ क्या हुआ? भाभी अभी आप कहाँ हैं? अभी तो मैं ऑफिस से निकली हूँ, कार ड्राइव कर रही हूँ। बताओ क्या हुआ? भाभी मेरा एक प्रोजेक्ट घर पर ही रह गया, प्लीज उसको मेरे कॉलेज में दे जाओ। पर दिया। भाभी प्लीज। नेहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिया फोन काट देती है, क्योंकि कुणाल लाइन पर ही था। बस इसीलिए नेहा अपने पति से बोलती है, यार कभी कभी तो मैं अपनी ननदों के बीच ही फंस कर रह जाती हूँ। क्या हो गया? दिया अपना प्रोजेक्ट भूल गई है और मैं घर से काफी दूर आ चुकी हूँ और मुझे दोबारा गाड़ी को यू टर्न लेना पड़ेगा और दिया का प्रोजेक्ट घर से लाकर पहले उसके कॉलेज जाना होगा। आज मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, तो तुमसे बाद में बात करती हूँ। नेहा अपनी बात पूरी कर फोन काट देती है और अपनी गाड़ी को मोड़कर घर ले जाती है और दिया का प्रोजेक्ट ले जाकर उसके कॉलेज में दे देती है। प्रोजेक्ट देने के बाद जब नेहा अपने घर आती है तब वो खुद से कहती है, कभी कभी तो लगता है इन सभी को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं, पर इनके पास मेरे अलावा और कोई है भी तो नहीं, इसलिए मैं इन्हें छोड़कर जा भी नहीं सकती हूँ। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे। कुछ देर बाद जहाँ वो देखती है कि उसकी ननद छाया घर पर है। अपनी ननद छाया को घर देखकर नेहा अपनी ननद से कहती है, छाया, तुम आज घर पर, ऑफिस नहीं गई? नहीं भाभी, आज मन नहीं किया। वो दरअसल तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए कहीं नहीं गई। छाया, तुम बहुत परेशान लग रही हो, कोई बात है? भाभी मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ, पर आज तक मैं उससे मिली नहीं हूँ। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर प्यार करती हो तो जाओ मिल लो। और रही बात शादी की, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारे भैया से बात करूंगी। भाभी बात मिलने या शादी करने की नहीं है। वो दरअसल आज मुझे बाहर किसी काम से जाना है और अगर आज मैं नहीं गई तो शायद मेरा बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसका कोई और रास्ता? भाभी, आज से पहले मैं कभी भी अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिली। क्यों ना कल आप मेरे बॉयफ्रेंड से मिल लें और उसके बाद जब आप घर आएंगी तो मैं उसको सारी बात समझा दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो छाया? तुम जानती भी हो कि तुम क्या बोल रही हो? मैं एक शादीशुदा हूँ। भाभी मान जाओ ना प्लीज, और ये बात कभी भी किसी को मत बताना, क्योंकि अगर आपने किसी को बताया तो लोग मुझे ही बोलेंगे। छाया अपनी भाभी से काफी जिद करती है और उसकी जिद देखकर नेहा मान जाती है, पर ये सब कुछ दूर खड़ी काया देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा अपने भाई को कॉल करती है और सारी बात बताती है। ये जानने के बाद कुणाल अब फ्लाइट पकड़कर अपने घर आता है, जहां वो अपनी पत्नी को बाहर जाते देखकर उससे कहता है, नेहा, तुम इतनी सज-धज के कहाँ जा रही हो? कुणाल, आप यहाँ पर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों, मुझे देखकर तुम खुश नहीं हुई? और मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? कहीं तुम कोई गलत काम करने तो नहीं जा रही ना? नहीं कुणाल जी, मैं तो छाया के साथ जा रही थी। कहाँ फंस गई यार, मैं हमेशा अपनी माचो ननद में क्यों फंस जाती हूँ? अब क्या कहूँ? नेहा मन में ये सब कुछ सोच रही थी कि तभी वहाँ पर काया आ जाती है और वो अपनी भाभी को सब बता देती है। लो, हो गया कल्याण। क्यों नेहा, तुम ही बोल रही थी ना कि तुम्हें प्राची की शादी करनी है। इस तरह से शादी करवाओगी उसकी तुम? अरे अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो? कुणाल ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर छाया के साथ कुणाल की तीनों बहनें भी आती है, जहाँ वो अपने भाई को देखकर हैरान हो जाती है। भैया आप? हाँ मैं। क्यों, मुझे देखकर हैरान क्यों हो रही हो? नहीं भैया, मैं हैरान नहीं हो रही, बल्कि मैं तो खुश हो रही हूँ कि आप यहाँ पर अचानक से आ गए हैं। वैसे भाभी चले? जैसे ही छाया अपनी भाभी को चलने के लिए बोलती है, वैसे ही कुणाल उसको एक जोरदार थप्पड़ मारता है। उसका थप्पड़ देखकर नेहा उसे कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? भला अपनी जवान बहन को कोई इस तरह से मारता है? नेहा की बात सुनकर कुणाल नेहा को भी एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुमने तो हद पार कर दी। कोई अपनी ननद का इतना साथ कैसे दे सकता है? और छाया, तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आई कि तुम अपनी भाभी को एक अनजान आदमी से मिलने के लिए भेज रही हो? ये तुम पांचों के चक्कर में हमेशा पिसती रहती है,
ये तुम पांचों को कभी नहीं रोकती क्योंकि ये तुम सबसे बहुत प्यार करती है, पर तुम सबने तो अपनी शर्म बेच खाई है। इस तरह कुणाल सारी बातें बताता है और अपने भाई की बात सुनकर छाया अपने भाई की नजरों से नजरें नहीं मिला पाती, जिसके बाद अब आगे से वो फिर कभी ऐसी हरकत ना करने का जिम्मा लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।